हाँ, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जीएस ऑफिशियल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक दिन आपसे कुछ प्रश्नों के साथ जुड़ूंगा और उस कड़ी में जो मैं हमारी जो कड़ी है पॉलिटी की जो कड़ी चल रही है उस क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्नों को डील करना है। और मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रतिदिन क्वेश्चन को साझा करता हूँ और उसमें से जो सबसे बेस्ट कॉपी निकल के सामने आती है, मैं उसे ही आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ प्रत्येक दिन। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी मेरे द्वारा प्रस्तावित इन प्रश्नों को देखते होंगे और समझने का प्रयास करते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो डिस्कशन है। आज का जो प्रश्न है वो है प्रियम्बल के ऊपर है। इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रियम्बल। और उसका जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भारतीय राजनीति के दर्शन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन का डिमांड है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें जो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका फिलॉसफी क्या है। हम यानी हमारी जो पूरी राजनीति है, किस प्रकार एमपी एमएलए का चयन होना है, किस प्रकार की शासन प्रणाली चलनी है, संसदीय शासन प्रणाली चलनी है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलनी है, या क्या बोलते हैं निर्णायक बहुमत का की बात हो, या जो भी सारी चीज़ क्राइटेरिया हैं उनके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है, प्रस्तावना में किस प्रकार उनको बताया गया है, उनके बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। जो क्वेश्चन का प्रथम पार्ट है। और द्वितीय पार्ट जो है वो बताया गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावनाओं को अपनाए जाने के बाद से इसमें विभिन्न परिवर्तनों पर भी चर्चा कीजिए। सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन से आज तक इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या न्यायिक व्याख्याएं उभर कर सामने आए, वो सब को इस डिस्कशन में आप जानेंगे और एक बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है कि आप इस डिस्कशन से लाभान्वित भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का जो स्टार्ट है इन्होंने एक कथन से किया है जो संविधान के महत्वपूर्ण ज्ञाता या प्रज्ञाता जो बोल सकते हैं एन ए पालकी वाला, उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। उसके आगे प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, राजनीतिक दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। यह पंडित नेहरू द्वारा निर्मित तथा भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रियम्बल है वह उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था उसी का एक संशोधित रूप है। इसे जब संविधान लागू किया गया उस दिन प्रस्तावना के रूप में इसे देखा जा सकता है। प्रारंभ में इसकी विधिक स्थिति को लेकर असमंजस था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों एवं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया और विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। अब जो प्रस्तावना में जो राजनीतिक दर्शन है उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। उसका अलग से एक सब हेडिंग डाले हैं ये, जो कि बहुत बेहतर है। आपको भी इसी प्रकार लिखना है। प्रस्तावना में निहित तत्व राजनीतिक दर्शन। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के व्यापक दार्शनिक पक्ष को समेटे हुए हैं। प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संविधान के जो व्यापक मतलब ब्रॉडली क्या होना चाहिए, किस प्रकार हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार हमारी सारी व्यवस्था चल रही है, उसके सारे अर्थ को, सारे फिलॉसफी को समेटा हुआ है। प्रस्तावना में उन तत्वों को भी शामिल किया गया है जिन उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु भारत स्वतंत्र हुआ और उसका संविधान निर्मित हुआ। प्रस्तावना के दर्शन में मुख्यतः 4 चीजें स्पष्ट होती हैं। देखिए आप यहाँ पे रे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, जो कि बेहतर प्रस्तुति है, बेहतर प्रेजेंटेशन है, जिससे एग्जामिनर आपके जो एफर्ट्स हैं एग्जामिनर को दिखेंगे और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की संभावना भी रहती है। और जो 4 चीज़ें स्पष्ट की गई हैं दर्शन के रूप में वे हैं, पहला कि संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा राज्य का स्वरूप क्या है, तीसरा संविधान का उद्देश्य क्या है और चौथा संविधान निर्माण की तिथि क्या है। जहाँ तक संविधान के स्रोत की बात की जाती है तो भारत की जनता संविधान का स्रोत है और संविधान को जितना भी पावर मिलता है भारत की जनता के द्वारा ही उसको पावर मिलता है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि हम भारत के लोग इसे आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होगा, संप्रभु होगा। दूसरा समाजवाद हमारे यहाँ पे होगा, पंथ निरपेक्षता होगी, यानी सभी धर्मों को
समान महत्व दिया जाएगा और एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। गणराज्य वंशानुगत ना होकर के हमारा जो राष्ट्रपति है वो चयनित होगा, निर्वाचित होगा और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की पद्धति को अपनाई जाएगी। तो इसके अलावा संविधान का उद्देश्य क्या है कि संविधान के जरिए हम यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे, स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, समता दिलाएंगे और बंधुत्व की भावना का विकास करेंगे। उसी प्रकार संविधान निर्माण की तिथि का भी वर्णन किया गया है, जो 26 नवंबर 1949 देखा जा सकता है निर्मित तिथि। लेकिन लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। यही सारे चीज़ों को इन्होंने एक अलग डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। संविधान के मूल तत्व क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, समता है, न्याय है, बंधुत्व है और समाजवाद है। आगे डिस्कशन उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संविधान का स्रोत, वही मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है। प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि हम भारत के लोग से शुरू होती है और यह स्रोत भी है। राज्य का स्वरूप क्या है यह भी बताया गया है। राज्य का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हम जो भारत जो राज्य है या देश है वो किसी बाहरी विदेशी ताकत के द्वारा नियंत्रित नहीं है। वो आंतरिक और बाह्य मामले में अपना निर्णय खुद स्वतंत्र रूप से लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी कोई भी चीज़ के लिए बाध्यकारी नहीं है उसके लिए। इसके आगे जो उद्देश्य है वह है समाजवाद। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और जो 1976 में आया था। इसके तहत भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया, जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अधिकार होगा। वैसे जो साम्यवाद की बात करी जाती है तो वो होता है कि उसमें निजी क्षेत्र की प्रधानता बिल्कुल गौण हो जाती है और उत्पादन के और वितरण के जो भी संसाधन है सबके साथ समान वितरण की बात की जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद का पक्ष ये है कि इसमें निजी पक्ष और सार्वजनिक पक्ष दोनों सहअस्तित्व में रह सकते हैं और अपने अपने वर्चस्व के दम पे आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जो DPSP के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इसलिए भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है? अभाव, उपेक्षा, असमानता, जो गरीबी है, ये सब चीज़ से लोगों को उबारना और समानता की बात करना। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, इसका अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगी, उनके उत्थान की बात करेगी। और इसी के तहत मूल अधिकार में हमारा जो 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको भी सत्यापित किया गया। उसके भी पालन की बात करी गई है, जिसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को धार्मिक उपासना का अधिकार होगा, धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार होगा, इत्यादि को बातें की चर्चा की गई हैं। इसके अलावा आगे जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करी गई है। मैंने पहले आपको डिस्कस किया गया कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया गया और लोकतंत्र में भी गणराज्य पद्धति को अपनाया गया, जिसमें जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारा जो मुखिया है, वह मनोनीत ना होकर के और वंशानुगत ना होकर के एक निर्वाचित पद्धति के माध्यम से इनका निर्वाचन होता है। इसके आगे संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है कि हम यहाँ के नागरिकों को न्याय दिलाएंगे, स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, समता दिलाएंगे और बंधुत्व की भावना का विकास करेंगे। न्याय, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जिसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करना और सभी को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना, जिससे एक समावेशी विकास का सृजन हो और यहाँ के नागरिकों का उत्थान हो और भारत एक विकास की दौड़ में आगे बढ़ सके। इसके आगे स्वतंत्रता की बात करी गई है। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसके अलावा समता को भी सुनिश्चित किया गया है। इसे मूल अधिकार के द्वारा भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक इसकी बात करी गई है। यह प्रतिष्ठा, अवसर की समता की व्याख्या करती है ताकि किसी प्रकार की भेद भाव को समाप्त किया जा सके। इसके आगे बंधुत्व की बात करी गई है, जिसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए भाईचारा की भावना का विकास करना। मतलब सभी लोग एक एक भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जुड़ सके और आगे विकास में अपना योगदान दे सके। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं और राजनीतिक दर्शन को उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है ताकि राज्य नीति निर्धारण कर सके और उन उद्देश्यों को ध्यान में रख सके। प्रस्तावना में हुए परिवर्तन एवं न्यायिक व्याख्याएं।
मूल संविधान में तीन जो शब्द हैं, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, उनको जगह नहीं मिली थी। लेकिन इसमें केवल एक प्रस्तावना एक बार संशोधन होता है, और यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि आपातकाल के दौरान कुछ चीज़ों का दुरुपयोग हुआ था, जिसकी वजह से इसकी रूपरेखा देखी जा सकती है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी, इसके द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इन परिवर्तनों का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को परिभाषित करना तथा एकता अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धित करना। आगे जो सेकंड पार्ट है उसको देखा गया है। न्यायिक व्याख्याएं क्या क्या हुई हैं। न्यायिक व्याख्या के तौर पर देख सकते हैं कि पहले तो माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यह नहीं भी है। इसको लेकर के मुद्दे और वाद विवाद चलते आ रहे हैं। बेड़ीवाड़ी संघ बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकती है। आगे केशवानंद भारती मामले में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं की जा सकती है। और मूल ढांचे क्या होंगे, इस मूल ढांचे को लेकर कोई स्पष्ट धारणा तो नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा यह कहा गया कि हम धीरे धीरे कुछ वाद विवाद के माध्यम से कोई मुद्दे उभर के आते हैं, तो मैं उन्हें मूल संरचना के रूप में रखूंगा। उसके बाद राजनारायण केस आता है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, मतलब वही सेम चीज़ को फॉलो किया गया। और इसके अलावा मिनर्वा मिल्स के मामले में भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना न सरकार की शक्ति का स्रोत है, न ही सरकार की शक्ति को सीमित करती है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संसद मूल ढांचे परिवर्तन किए बिना भी संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही आज का डिस्कशन समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत ही स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आपको बहुत इन मुद्दों को लेकर के बहुत क्लैरिटी भी प्रदान मैंने करने का प्रयास किया है। तो मेरा यही मानना है कि आप इस वीडियो को कमेंट करिए यदि आपको कहीं दिक्कत होती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।